देख रहे थे अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। तो कल मैंने आपको बेनिफिट और वो एक्सप्लेन किए थे कि रियल में किस प्रकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व से त्याग होता है और व्यय करने पे क्या होता है। अब आता है अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए आवश्यक शर्तें कि किसी भी समाज में अगर गवर्नमेंट की टैक्स की प्रोसेस से और पब्लिक एक्सपेंडिचर की प्रोसेस से अगर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर होता है तो उस सोशल वेलफेयर के लिए कौन सी कंडीशंस है जो कंपलसरी है कि ये शर्तें पूरी होना अनिवार्य है, तभी जाकर के समाज में अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला है सार्वजनिक व्यय के सीमांत लाभ तथा करों के सीमांत सामाजिक त्याग बराबर होने चाहिए। पहली कंडीशन है कि जब हमारी सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो उन सार्वजनिक व्यय के बदले में जो समाज में लाभ प्राप्त होता है तो सीमांत लाभ जो है व्यय का सीमांत लाभ बराबर होना चाहिए। व्यय का सीमांत लाभ और कर लगाती है सरकार तो कर से त्याग की अनुभूति होती है, तो कर लगाने के बाद जो सीमांत सामाजिक त्याग होता है वो बराबर होने चाहिए। वापस समझ लीजिए, पहली कंडीशन है कि जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो सरकार के सार्वजनिक व्यय से जो लाभ प्राप्त होता है तो वो सीमांत लाभ कर लगाने के सीमांत त्याग के बराबर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के सीमांत लाभ इज इक्वल टू सीमांत त्याग। अब सूत्र आपको दे रहा है dB अपॉन dE ds अपॉन dt। फॉर्मूला दिया गया है dB अपॉन dE इज इक्वल टू ds अपॉन dt। तो d जो है वो परिवर्तन की छोटी दर है। d मीन्स हम डेल्टा मान सकते हैं। ये जो है d मीन्स परिवर्तन की जो दर है उसको लिया गया है, परिवर्तन की छोटी दर के लिए है। b जो है वो हमारा सामाजिक लाभ बता रहा है, b जो है वो बेनिफिट को शो कर रहा है, b यहाँ पर सामाजिक लाभ के लिए है, तथा e जो है वो सार्वजनिक एक्सपेंडिचर के लिए, e जो है वो एक्सपेंडिचर से है। तो एक्सपेंडिचर के बिहाफ पे हमें बेनिफिट प्राप्त होता है, एक्सपेंडिचर में चेंज होता है तो उसके बिहाफ पर बेनिफिट में कितना चेंज हो रहा है। किसी भी समाज में जब सरकार सार्वजनिक व्यय को परिवर्तित कर देती है तो समाज के सार्वजनिक लाभों में कितना परिवर्तन होता है ये उसको शो कर रहा है। एस जो है वो सैक्रिफाइस त्याग को बता रहा है, एस सैक्रिफाइस को शो कर रहा है और टी टैक्सेशन को शो कर रहा है कि टैक्स के बिहाफ पे सैक्रिफाइस में क्या चेंज हो जाता है। तो वापस देख लीजिए, डी मीन्स चेंजेस को शो कर रहा है, बी मीन्स आपको कितना बेनिफिट मिला, और यहाँ पर वापस डी की आपके एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया। तो एक्सपेंडिचर में चेंजेस के बिहाफ पर जो बेनिफिट में चेंजेस आता है वो इक्वल होना चाहिए टैक्सेस में चेंजेस के बिहाफ पे हमारे सैक्रिफाइस में क्या चेंजेस आया, हमारा क्या त्याग है, ये दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ये इसकी पहली कंडीशन है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक इकाई का सीमांत सामाजिक लाभ बराबर होना चाहिए। अब गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो पब्लिक एक्सपेंडिचर की प्रत्येक इकाई का सीमांत सामाजिक लाभ बराबर होना चाहिए। बिल्कुल हर, जैसे मैंने आपको बताया पहली मद पे, दूसरी मद पे, तीसरी मद पे, उस डायग्राम में हमने देखा तीनों मदों, तो तीनों मदों से प्राप्त होने वाला जो सामाजिक लाभ है आपका वो बिल्कुल बराबर, सीमांत सामाजिक लाभ जो है हर मद से प्राप्त होने वाले उस पर बराबर होना चाहिए कि पहली बार गवर्नमेंट ने किसी एक मद पर एक्सपेंडिचर किया उससे जो लाभ प्राप्त हुआ, दूसरी मद पर जो एक्सपेंडिचर किया उससे लाभ प्राप्त हुआ, तीसरी मद पर जो एक्सपेंडिचर किया उससे लाभ प्राप्त हुआ, तो इन सभी से प्राप्त होने वाले लाभ बिल्कुल बराबर होने चाहिए। यहाँ वापस इसको बताया गया है, यही है चेंज इन एक्सपेंडिचर अपॉन चेंज इन बेनिफिट, सॉरी चेंज इन बेनिफिट अपॉन चेंज इन एक्सपेंडिचर, वापस चेंज इन बेनिफिट अपॉन चेंज इन। तो ये पहली यूनिट पर किया गया खर्च से क्या प्राप्त हुआ, दूसरी यूनिट पर सरकार ने खर्च किया तो कितना बेनिफिट प्राप्त हुआ, इसी प्रकार अगर सरकार तीसरी यूनिट पर खर्च करती है तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है, और इस प्रकार एन जो भी कमोडिटी है हमारा, जो भी सरकार एन तक करती है वो है। तो ये 1 2 3 सार्वजनिक मद की व्यय है, सार्वजनिक व्यय की मद है, 1 2 3 जो मैंने लिए 1 2 3 ये सार्वजनिक मद की व्यय है कि सरकार का व्यय में चेंजेस के बाद लाभ, व्यय में चेंजेस के बाद लाभों में परिवर्तन, तो सीमांत सामाजिक लाभ हर मद का बराबर होना चाहिए।
1, 2, 3 जो व्यय की मदें हैं, इन मदों से प्राप्त होने वाला सीमांत सामाजिक लाभ हर कंडीशन में बराबर होना चाहिए। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। उसके बाद इसकी तीसरी कंडीशन है, करदाता के लिए प्रत्येक कर का सीमांत त्याग बराबर होना चाहिए। अब जैसे प्रत्येक व्यय की इकाई का सीमांत सामाजिक लाभ बराबर होना चाहिए, उसी प्रकार प्रत्येक कर की सीमांत सामाजिक त्याग भी बराबर होना चाहिए। व्यय का सीमांत सामाजिक लाभ बराबर होना चाहिए और कर की प्रत्येक मद का सीमांत सामाजिक त्याग बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट ने चेंज किया टैक्स में, तो आपके उसमें क्या चेंज आया। फिर गवर्नमेंट ने दूसरी मद से कर प्राप्त किया तो सेक्रीफाइस क्या हुआ। फिर गवर्नमेंट ने तीसरी मद से टैक्स प्राप्त किया तो आपके सेक्रीफाइस में क्या परिवर्तन आया। तो 1, 2, 3 जो है वो कर एकत्रित करने के सूत्र है। ये पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है, ये तीसरा सूत्र है। पहले सूत्र पर ये सेटिस्फेक्शन परिवर्तित हो जाता है, सॉरी सेक्रीफाइस हो जाता है। तीसरे प्रकार का जब मद कर की मद लगाई जाती है तो ये त्याग की अनुभूति होती है। तीसरे प्रकार का कर लगाया जाता है तो ये होती है। तो यहाँ पर जो हमारे त्याग में जो परिवर्तन हुआ है, त्याग में परिवर्तन अपॉन आपके कर की अमाउंट में परिवर्तन, त्याग में परिवर्तन ये, तो ये हर मद का बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस है, तभी जाकर के अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है वो आपका परिपूर्ण होगा। तो ये ऑल ओवर था आपका मैक्सिमम सोशल वेलफेयर की, सोशल मैक्सिमम सोशल बेनिफिट्स की जो थ्योरी है पूरी है, डाल्टन मैसग्रेव्स के विचार मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किए हैं। अब है सिद्धांत की सीमाएं कि रियल में इतना पावरफुल थ्योरी, इतनी बड़ी थ्योरी, इतनी अच्छी थ्योरी, इतने अर्थशास्त्रियों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके कुछ लिमिटेशंस रह गए हैं। जैसे व्यवहार में लाना कठिन। सबसे पहली बात है कि हम इसको प्रैक्टिस में नहीं ला सकते हैं। हर वक्त गवर्नमेंट त्याग और लाभ बराबर रखे ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इस थ्योरी को बनाया, बहुत अच्छी थ्योरी थी, काफ़ी टाइम तक बहुत सी गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट किया, बट रिसेंट टाइम्स में इसको अडॉप्ट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है। तो इसको व्यवहार में लाना कठिन इसलिए होता है कि सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता समाज के सदस्यों के बीच किस प्रकार विभाजित किया। सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आ जाता कि सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता को समाज के सदस्यों के बीच कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किस तरह से इनको विभाजित किया जाए। और कर संग्रहण का जो काम है और व्यय का जो काम है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। एक पर्टिकुलर जो है हमारा इसमें गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट नहीं है कि कलेक्टिंग का काम कुछ और डिपार्टमेंट करता है और पब्लिक एक्सपेंडिचर का डिपार्टमेंट बहुत दूसरा डिपार्टमेंट करता है। दोनों का अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, तो एटलीस्ट इसको एक साथ ऑपरेट कर करके एक साथ इवेल्युएट और कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। तो हम कहते हैं कि इसको व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। हर बार सीमांत उपयोगिता और सीमांत अनुपयोगिता का समाज के किन किन वर्गों पर कैसा कैसा प्रभाव है उसका कैलकुलेशन, उसको मतलब नहीं लाया जा सकता है। उसके बाद उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। जैसे मैं यहाँ कह रही हूँ कि सीमांत उपयोगिता, सीमांत लाभ और इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो हर समय एक व्यय की मद से जैसे ही हम सरकार खर्च करती है उससे क्या उपयोगिता हुई, फिर सरकार दूसरा खर्च करती है तो उससे क्या उपयोगिता हुई, और फिर दोनों में बराबर हो, ये इम्पॉसिबल है। तो उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता। उपयोगिता का परिमाणात्मक मापन नहीं हो सकता है। किसी भी कंट्री में जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो सार्वजनिक व्ययों के बीच में उस उपयोगिता का परिमाणात्मक मापन नहीं होता कि इतनी क्वांटिटी का एक्सपेंडिचर हुआ तो उसके क्या बेनिफिट हुए। कैसे निर्णय लिया जाए, जैसे कि मतलब कि अब आपके सामने गवर्नमेंट के सामने प्रॉब्लम है कि 1 रुपया शिक्षा पर खर्च किया और 1 ही रुपया इरिगेशन पर खर्च किया। अब शिक्षा का और इरिगेशन का दोनों का जो सीमांत सामाजिक लाभ है वो बराबर हो, और फिर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, 1 रुपया जो है वो आयात शुल्क से वसूल किया और 1 ही रुपया उत्पादन शुल्क से वसूल किया। अब दोनों का त्याग बराबर होगा, ये भी इम्पॉसिबल है। तो रियल में एक्सपेंडिचर का सेक्टर हो, चाहे टैक्सेशन का हो, राजस्व की वसूली का हो, चाहे सार्वजनिक व्यय का हो, हर मद पर सीमांत उपयोगिता या सीमांत सामाजिक लाभ बराबर रहे, ये इम्पॉसिबल है। और हर कर से हर जो सरकार राजस्व प्राप्त करती है उसकी हर मद की इकाई से त्याग जो है वो बराबर हो, ये भी इम्पॉसिबल है। शिक्षा और इरिगेशन दोनों अलग अलग लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, ऐसे ही आयात शुल्क और उत्पादन शुल्क अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार से कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद है सीमित विषय क्षेत्र। इसकी जो
हमारी इसकी जो विषय सामग्री है वो बहुत सीमित क्षेत्र में अप्लाई होती है, बहुत लिमिटेड स्कोप हो गया है इस थ्योरी का। तो इसमें कहा है कि इस क्षेत्र की मान्यता है जैसे इस सिद्धांत की मान्यता है कि कर बोझ और व्यय कल्याणकारी। कर तो क्या है, एक बोझ है समाज पर, और व्यय जो है वो कल्याणकारी है। ये इस सिद्धांत की मान्यता है कि सरकार जब व्यय करती है तो वो कल्याणकारी होता है, समाज का वेलफेयर इंक्रीज करता है। बट टैक्स जो है एक बर्डन है, बोझ है और सेक्रीफाइस का एक मेन पॉइंट है, ये इसका मेन बेसिक पॉइंट है। बट रियल में जैसे नशीली वस्तु पर अगर गवर्नमेंट कर लगाती है, ड्रग्स पर सरकार अगर कर लगा रही है, तो कहाँ वो बोझ हुआ। फिर ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती है कि सभी का त्याग बराबर होगा। वहाँ त्याग रियल में था, यहाँ कोई त्याग नहीं करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत जो है एक सीमित विषय सामग्री को लेकर के चलता है, ऑल ओवर सेक्टर पे इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है परिमाणों का पूर्वानुमान लगाना कठिन, कि रियल में गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, परिणामों के पूर्वानुमान लगाना कठिन, कि सरकार जो है जो भी स्टेप उठाती है उसका रिसेंट टाइम में ही नहीं होता, उनका इन फ्यूचर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो शो होता है। जैसे दीर्घ काल में समाज की व्यवस्था पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा। गवर्नमेंट का कोई भी स्टेप जो होता है वो लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट डालता है, तो दीर्घकालीन प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन होता है कि सरकार का एक टैक्स का हो चाहे व्यय का हो, वो किस हद तक उपभोग को प्रभावित कर रहा है। अभी तो प्रेजेंट में क्या होगा, उत्पादन, विनियोग, बचत, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां गवर्नमेंट के हर स्टेप का प्रेजेंट में ही नहीं फ्यूचर में भी बहुत पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसके द्वारा परिणामों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता, कि क्योंकि दीर्घकाल में समाज की व्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी पता नहीं लगाया जा सकता है। और कराधान व सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में, एक हो गया कराधान और एक होता है हमारा सार्वजनिक व्यय, ये दोनों ही सरकार द्वारा किए जाते हैं। एक आपको त्याग की अनुभूति देता है, एक से आपको सामाजिक लाभों की प्राप्ति होती है। तो कराधान व सार्वजनिक व्यय के संदर्भ में सरकार का जो भी वित्तीय प्रभाव, जो भी सरकार वित्तीय कार्य करती है, उन वित्तीय कार्यों के प्रभावों का अनुमान लगाना कठिन होता है। सरकार जो भी वित्तीय कार्य करती है उन वित्तीय कार्यों का हम पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि इनका वर्तमान में ही नहीं भविष्य पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं, बहुत फ्यूचर में जाकर के बहुत ज्यादा होता है। तो सरकार के कराधान का और सार्वजनिक व्यय का, इन दोनों जो वित्तीय कार्य करती है गवर्नमेंट, तो उनका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है, क्योंकि इनका वर्तमान पर ही प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु दीर्घ काल तक इसका भविष्य में भी होता है। जैसे लगाया है कि बजट, सरकार ने बजट बनाया, अभी आपको बजट को देख करके त्याग की अनुभूति हुई या संतुष्टि हुई, वो केवल मात्र आपके लिए, अभी के लिए नहीं है। बजट पर्टिकुलर ईयर के लिए बनता है। अब इसका संदर्भ वर्तमान से ही नहीं है, इसका जो प्रभाव होगा वो दूरगामी होगा, भविष्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो हम उस प्रभाव को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि रियल में क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद है नेक्स्ट आलोचना है अत्यंत अव्यवहारिक प्रतिबंध। अत्यंत अव्यवहारिक प्रतिबंध मतलब इस थ्योरी में कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस थ्योरी में प्रतिबंध लगाए गए हैं कि सरकार का जो बजट है, सरकार जो बजट बनाती है उस बजट में ना तो घाटा हो और ना ही उसमें बचत हो। मीन्स बैलेंसिंग, संतुलन का बजट होना चाहिए, ये सिद्धांत ये कहता है। लेकिन ये जो है वो बिल्कुल अव्यवहारिक प्रतिबंध है कि ऐसा ना तो घाटा लाओ ना बजट लाओ, बिल्कुल बैलेंसिंग बनाओ, ऐसा प्रतिबंध इसमें लगाया जाता है कि ना अधिक हो ना घाटा हो। परंतु ये प्रतिबंध आपत्तिजनक है, व्यर्थ है। आप सोचिए कि अगर सरकार बचत का बजट बनाती है तो देश का कल्याण नहीं होगा,
और सरकार लगातार घाटे का बजट बनाती है तो सरकार पर बोझ होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी देश में विकास को तीव्र गति से आगे बढ़ाना है तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े सब कुछ करना पड़ेगा सरकार को, लॉन्च करना इंडस्ट्री का सेटअप, प्रोग्राम्स। तो इसके लिए घाटे का बजट विकास को आगे ले जाता है, इसलिए सरकार को घाटे का बजट बनाना पड़ेगा। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार हम ये बजट नहीं बना सकते, क्योंकि ये थ्योरी कह रही है कि एक बैलेंसिंग फिगर चलना चाहिए, संतुलन की स्थिति होनी चाहिए, जो संभव नहीं है। अगर हमें विकास को करना है तो घाटे का बजट बनाना पड़ेगा, जो इस सिद्धांत के अनुसार अव्यवहारिक है, या ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कल्याणकारी राज्य। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य। अब वर्तमान में सरकार क्या है कि पहले जैसे एडम स्मिथ और रिकार्डो ने कहा कि कुछ नहीं, बस कानून व्यवस्था देखो, सेफ्टी रखो और आक्रमण से सुरक्षा रखो, तो वो थीम नहीं है। रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट की थीम चेंज हो गई है। गवर्नमेंट वेलफेयर को इंक्रीज करना चाहती है, तो वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए सरकार को अपने सार्वजनिक व्ययों को बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ व्यय और कर, त्याग और संतुष्टि आप ये नापने बैठ गए तो देश का कल्याण पॉसिबल नहीं है। तो वर्तमान समय में सरकार क्या सब कुछ बदल गया, थीम बदल गई, ओपिनियन चेंज हो गए। तो सरकार जो है वो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है जहाँ सोशल वेलफेयर मैक्सिमम हो। और सोशल वेलफेयर मैक्सिमम होने के लिए सरकार को बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलानी पड़ती है, जिस पर बहुत अधिक मात्रा में सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। तो सरकार केवल मात्र ये नहीं है कि भाई कानून बना दिया, न्याय बना लिया, न्याय कर दो, व शांति की व्यवस्था को बना लो, आक्रमणों से सुरक्षा कर लो, यही काम सरकार के नहीं है। सरकार अनेक प्रकार की योजनाएं चलाती है, जैसे सबसे पहले है आपकी वृद्धावस्था पेंशन चला रही है, छात्रवृत्ति देती है सरकार। उसके बाद सरकार चिकित्सा और आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है, फ्री में चिकित्सा दी जाती है, आवासीय सुविधाएं दी जाती है। तो बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार चलाती है, जिन पर सरकार को अनावश्यक रूप से बहुत अधिक मात्रा में व्यय करना पड़ता है। तो हम नहीं कह सकते कि कर और व्यय दोनों में कोई समानता होगी। तो इस प्रकार ये इस सिद्धांत की आलोचना थी। कुल मिलाकर के ये थ्योरी आज खत्म होगी।